नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण। संकरण क्या होता है, संकरण के उद्देश्य क्या होते हैं और संकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है, इसके बारे में हम आज की कालांश में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संकरण होता क्या है। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हो कि चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, बिना संकरण के बिना संतति उत्पादन की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो संकरण की यदि हम बात करें तो कोई पादप मान लीजिए जिसकी लंबाई ज़्यादा है, जबकि दूसरा जो पादप है उसमें उत्पादन की क्षमता अधिक है। यदि हम दोनों ही पादपों के गुणों को एक पादप में लाने का कार्य करें या दोनों ही पादपों के जो गुण हैं वो अपने को एक ही पादप से प्राप्त हो जाए, तो इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए दोनों जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाएगा और दोनों पादपों के संकरण से जो प्राप्त जो संतति होगी वो संकर पादप कहलाएगा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोसेस संपन्न होगी वो संकरण कहलाएगी अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। तो इस प्रकार यदि दो जनक पादपों के मध्य कराया गया क्रॉस जिसमें अत्यधिक दोनों के ही जो गुण हैं वो विद्यमान होते हैं, उस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं और उनसे जो उत्पन्न जो पादप है उसको हम क्या कहते हैं, संकर पादप अर्थात हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि संकरण जो पादप होता है उस संकरण पादप के लिए जो संकरण की प्रक्रिया है वो क्यों संपन्न करवाई जाती है। ये प्रक्रिया इसलिए संपन्न करवाई जाती है क्योंकि जब भी हमारे को नए पादपों की उत्पत्ति चाहिए तो उसके लिए संकरण की प्रक्रिया जरूरी है। इसके बिना कोई भी हम नए पादप की उत्पत्ति नहीं कर सकते और बिना पादपों की उत्पत्ति के बिना संपूर्ण पृथ्वी पर पादपों की जो संख्या है अत्यधिक न्यून हो जाएगी। इस कारण से पादपों की वृद्धि, चाहे आप फसलों में मान लीजिए, चाहे गृह उद्यान जो भी है, गार्डन वगैरह, तो इसमें हमारे को पादपों की संतति उत्पन्न करने के लिए संकरण जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो संकरण की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है। देखिए विद्यार्थियों, जो संकरण की जो प्रोसेस है वो लगभग 5 चरणों में पूर्ण होती है और पांचों ही जो चरण हैं वो संकरण की प्रक्रिया या अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो चरण है वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स अर्थात जनक पादपों का चयन। दूसरा जो है वो है इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन को बोलते हैं विपुंसन। तीसरा है बैगिंग, बैगिंग को बोलते हैं थैली बांधना। चौथा है टैगिंग, टैगिंग को बोलते हैं टैग लगाना। और लास्ट है आर्टिफिशियल पोलिनेशन अर्थात कृत्रिम परागण। तो इस प्रकार हम ये पांचों चरणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो चरण है वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स अर्थात जनक पादपों का चयन। इस चरण में क्या होता है कि जब भी हम संकरण की प्रक्रिया करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को 2 जनक पादपों की आवश्यकता होती है और दोनों ही जनक पादपों में उच्च गुण विद्यमान होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी जो पादप है यदि वो रोग ग्रसित है और उस पादप को हम ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे को ऐसे पादप का चयन करना है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला हो, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं हो और उस पादप में अत्यधिक अनाज उत्पादन की क्षमता हो। तो इस प्रकार एक स्वस्थ पादप का हमारे को चयन करना है। दोनों ही तरफ के जो जनक पादप हैं उन दोनों ही जनक पादपों को हमारे को चयन करने के लिए स्वस्थ होने चाहिए। जो पादप है लंबाई में बढ़िया हो, उसके जो पुष्प हैं
फल हैं जो भी लगते हैं, इसके अलावा उसमें उत्पादन की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है, वो सारी चीज अपने को देखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम दोनों जनक पादपों का चयन कर लेते हैं। तो ये पहला चरण हमारा कंप्लीट हुआ, पहला चरण है। उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन को हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। अब विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि या तो जो पुंकेसर हैं, या तो जो नर पादप हैं उसके पुंकेसर को हटा दिया जाता है, अथवा मादा पादपों में जो उपस्थित जो नर पुष्प पुंकेसर है उनको हटा दिया जाता है। उससे होता क्या है कि जो बाहरी जो पर परागण, जो स्वयं परागण की जो प्रक्रिया होती है, उस स्वयं परागण को आसानी से रोका जा सकता है, क्योंकि नर में तो होते हैं पुंकेसर और मादा में क्या होता है अंडाशय। यदि अंडाशय और पुंकेसरों के जो पराग कण हैं वो दोनों मिल जाएंगे तो स्वयं परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, परंतु अपने को कराना है कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे को इमेस्कुलेशन अर्थात विपुंसन जरूरी है। तो विपुंसन जो प्रक्रिया है उसको कराने के लिए कई प्रकार की विधियां बताई गई है। जो एक तो जो विधि है वो हस्त विधि है। हस्त का मतलब क्या होता है? हस्त संस्कृत भाषा का शब्द है, हस्त यानी होता है हाथ। तो हाथ विधि के द्वारा कैसे करवाते हैं? मान लीजिए कोई पादप है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट को हमारे को पुंकेसर हटाना है। तो इसमें क्या है, पुष्प के अंदर जो पाया जाने वाला जो पुंकेसर है उसको हम हल्का एक कैंची की सहायता से धीरे धीरे उसके पुंकेसर को हटा देते हैं। परंतु ये जो कार्य है ये इतना सरल नहीं है, इसमें बहुत ही जो इस कार्य क्षेत्र में जो प्रवीण है, विज्ञ हैं, जो अभियोजन की क्षमता रखता है, वो ही व्यक्ति इस प्रोसेस को बहुत ही कम समय में संपूर्ण कर सकता है। हर एक व्यक्ति इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। तो ये हो गया हस्तपुंसन विधि। एक विधि होती है गर्म जल अथवा एल्कोहल के द्वारा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये गर्म जल के द्वारा है। इसमें हम करते क्या है कि इसमें ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो एक टैंक भरा हुआ है, इस टैंक में गर्म जल है और ये इधर स्टैंड लगा हुआ है। ये कोई पादप है और इस पादप में पुंकेसर उपस्थित हैं। तो चूंकि अपने को करना क्या है, पुंकेसर को हटाना है, तो इसमें जो ड्रम के आगे अगले छोर पर एक सुई नुमा या सुई के आकार का एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र से हम हल्के हल्के जैसे स्टैंड को ऊपरी तरफ इसको खींचेंगे तो धीरे धीरे आगे का ये जो सिरा है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इस आगे के मुख से जो छिद्र है, इस छिद्र से धीरे धीरे पानी की बूंदे गिरेगी। कौन सा पानी था उसमें? गर्म पानी था। तो गर्म पानी की जो बूंदे गिरेगी तो वो पुष्प के पुंकेसर पर गिरेगी और पुंकेसर पर गिरते ही पुंकेसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इससे क्या ज्ञात हुआ कि हमारे को पुंकेसर को ही तो हटाना था और पुंकेसर हम कौन सी विधि के द्वारा हटा रहे हैं? गर्म जल। और इसके अलावा हम एल्कोहल के द्वारा भी हटा सकते हैं। एल्कोहल के द्वारा मान लीजिए अपने को कोई भी, जैसे या तो सुई ले लीजिए या निडिल में अपने को थोड़ा सा एल्कोहल लेना है और उस एल्कोहल को या गर्म जल को मिला करके और इसमें इसके ऊपर हल्का सा डाल दे 2-3 बूंदों में, तो ये जो पुंकेसर है वो क्या हो जाएंगे, अनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो दूसरा जो चरण है वो क्या है, विपुंसन। अब तीसरा जो चरण है वो है बैगिंग। बैगिंग को क्या हिंदी में बोलते हैं हम? थैली बांधना। थैली बांधना। अब इसमें क्या होता है, ये बैगिंग जो प्रोसेस है इसमें आपको ये डायग्राम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब जो विपुंसन किया हुआ जो पादप है, पुंकेसर रहित जो पादप है, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की ये थैली बांध देते। ये आपको थैली दिखाई दे रही है, इस थैली को हम इसके चारों ओर बांध देते हैं। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है
कि ये जो थैली है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, थैली स्पष्ट रूप से पारदर्शी होनी चाहिए, थैली में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न हो, थैली में किसी भी प्रकार के, जैसे मान लीजिए कई बार दूसरे जो परागकण है वो आ जाते हैं साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से साफ सुथरी थैली होनी चाहिए। इसके पेड़ के चारों ओर जो पुंकेसर वाला जो भाग है, उस भाग के चारों ओर यहाँ पर इसको लपेट करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम इसको बांध देते हैं धागे की सहायता से। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यह है कि जो वातावरण में अन्य जो पराग कण हैं और जो पुंकेसर हैं वो इसके ऊपर आकर के नहीं गिरेंगे और ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्वस्थ प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये प्रक्रिया हो गई अपने थैली बांधना या बैगिंग। अब हम अगले चरण में बात करते हैं टैगिंग। अगले चरण में किसकी बात करते हैं? टैगिंग की बात करते हैं। अब टैगिंग में क्या होता है, ये चौथा चरण है टैगिंग। टैगिंग में क्या होता है कि कोई एक पादप मान लीजिए जिसमें अपने को हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो उन जनक पादपों में, जैसे मान लीजिए कोई भी पादप का हम चयन कर रहे हैं, तो उस जनक पादप में क्या है कि हम उसके साथ में एक टैग लगा देते हैं और उस टैग के ऊपर विभिन्न जानकारियां होती है। वो किस प्रकार से जानकारियां होती है? मान लीजिए ये कोई एक पादप है अपने पास, ये पादप है और ऐसा इस पादप में अपने को क्या करवाना है? हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो हमने जो 3 चरण हैं उनका अध्ययन कर लिया। पहला जो चरण था वो था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जनक पादपों का चयन। उसके बाद में दूसरा था वो था विपुंसन, इमेस्कुलेशन। तीसरा था हमारे बैगिंग, यानी कि उसमें अपने को थैली बांधा था। और चौथा हमारा जो चरण है वो क्या है? टैगिंग। ये अपने को पादप है और अपने को क्या करना है? इसका टैग लगाना है। ये पादप है। अब इसकी ये जो शाखा है या लीफ है, इसके सहारे एक हम क्या बांध देंगे? धागे की सहायता से एक टैग बांध देंगे। यहां बांध दीजिए आप टैग, ये टैग बांध दीजिए, ये टैग बांध दीजिए। इसे क्या बोलते हैं हम? टैग। धागे की सहायता से क्या बांध देते हैं? टैग बांध देते हैं। अब इस टैग में क्या क्या जानकारियां होती है? पहली जो जानकारी होती है वो होती है प्लांट नेम। प्लांट नेम यानी कि कौन से पादप को आपने चयन किया है, उस पादप का आपको नाम लिखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? उसका बॉटनिकल नेम लिखना है। कौन से पादप का? जिस पादप का अपन ने चयन किया है उसका वानस्पतिक नाम लिखना है। तीसरे नंबर पर लिखना है इमेस्कुलेशन डेट। इमेस्कुलेशन डेट अर्थात विपुंसन की हुई जो दिनांक है वो लिखनी है। और चौथा जो है वो क्या है? जो पादप वैज्ञानिक है उसका नाम। पादप वैज्ञानिक का मतलब यहां पर इससे है कि कौन सा, जैसे मान लीजिए यदि हम ये प्रयोग करवा रहे हैं तो हमारा नाम आएगा, क्योंकि हम खुद इसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो पादप वैज्ञानिक का नाम आएगा। तो इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे पादप का नाम लिखना है। मान लीजिए पादप गेहूं है तो आपको गेहूं का नाम लिखना है। उसका वानस्पतिक नाम जैसे ट्रिट्रिकम एस्टिवम। उसकी फैमिली यदि आपको याद है, जैसे ग्रेमिनी कुल का पौधा है तो आप फैमिली लिख लीजिए, ग्रेमिनी। फिर इमेस्कुलेशन की डेट, यानी कि कौन सी दिनांक को ये प्रोसेस हो रही है। जैसे मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है, तो आप यदि आज करवा रहे हो ये विपुंसन की प्रक्रिया तो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद में पादप वैज्ञानिक का नाम, यदि आप स्वयं करवा रहे हो ये प्रोसेस तो अपना नाम डाल दोगे, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, या यदि कोई दूसरा व्यक्ति करवा रहा है तो अदर पर्सन का नाम हम ब्रैकेट में इसको डाल सकते हैं। तो ये 4 चरण पूरे हो गए। अब ये लास्ट चरण है आर्टिफिशियल पोलिनेशन, अर्थात कृत्रिम जो परागण की प्रक्रिया है वो। अब ये जो चौथा चरण था इसमें सारी प्रोसेस संपन्न हो गई। उसके बाद में क्या होगा? कुछ समय बाद में आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से
परागित करवाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, चिमटी की सहायता से जो अपने पास कुछ समय बाद में इसकी जो थैली हटानी है, और उसके बाद में थैली हटाने के पश्चात चिमटी की सहायता से हम कोई भी वाच ग्लास के अंदर इसके जो पुंकेसर हैं, पराग कण हैं, इनको हम ले लेंगे और जो मादा पादप है उसके व्रतिकाग्र पर चिमटी की सहायता से एक एक दो दो उसके परागकण डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो व्रतिकाग्र होगा उसका मुंह चौड़ा हो जाएगा और वृत्तिका में वो फिर क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे और उसके बाद में अंडाशय के पास में वो चले जाएंगे। तो एन जो था वो तो क्या था, मेल, और एन क्या था, वो फीमेल का था। तो एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और 2n होकर के वो किसका निर्माण कर लेंगे, जाइगोट का निर्माण कर लेंगे, निषिक्तांड का निर्माण कर लेंगे, या एक नए पादप का जो भ्रूण है उसका निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया है या जो संकरण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस प्रकार जो संकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्यतया हम 5 चरणों का अध्ययन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, पहले जनकों का चयन करेंगे, इमेस्कुलेशन विपुंसन की प्रक्रिया करवाएंगे, उसके बाद में बैगिंग अर्थात थैली बांधेंगे, और उसके बाद में टैगिंग अर्थात उसके टैग लगाएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे, और उसके बाद में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अर्थात कृत्रिम परागण की प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। तो इस प्रकार ये जो आज का चैप्टर था जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। आगामी क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।